हेलो एवरीवन, आज हमारे टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग, जिसको हम बोलते हैं DPSK करके भी बोलते हैं। इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग में बेसिकली होता है क्या, यानी कि डिफरेंस निकालते हैं हम दो फेजेस का। इस वीडियो में करने जा रहे हैं कि बिट्स किसे बोलते हैं, ये फेजेस क्या है, इसके जो ग्राफ बनता है वो सब क्या हो रहा है इसमें, इसकी डेरिवेशन क्या है, इसका ट्रांसमीटर और रिसीवर का डेरिवेशन जो है, ब्लॉक डायग्राम है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको कंटेंट ठीक लगता है तो यू कैन कंटिन्यू इन दिस वीडियो। सो फेज शिफ्ट कीइंग, डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग का मतलब आपके पास दो बिट्स दिए गए हैं, ठीक है, एक 0 और 1, हमने दो बिट मान लिए, ठीक है। तो 1 जो होगा पता कैसे आएगा, जब इसकी वजह से 1 लिखा जाएगा, प्रीवियस की वजह से नेक्स्ट बिट बनेगा। ये कहता है डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग एक ऐसा मॉड्यूलेटेड सिस्टम है, मॉड्यूलेटेड डाटा या डाटा मॉड्यूलेशन का सिस्टम है। डाटा मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि देखो, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है जो कि डाटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, उसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है जो सिग्नल आ रहा है, सिग्नल को वो डाटा में कन्वर्ट कर दे, ये काम होता है इसका, ठीक है। सो डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग में हम क्या करते हैं, हमें प्रीवियस बिट की वजह से नेक्स्ट बिट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग एक हमारा ऐसा एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलेटेड सिस्टम है वेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट बिट इज़ गिवन बाय द प्रीवियस बिट, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस बिट की वजह से इंफॉर्मेशन मिलती है, किसकी, नेक्स्ट बिट की, इसमें ये होता है, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह तुम खुद समझ लेना वीडियो बना के, ठीक है, सॉरी मेरी वीडियो से समझ के या कहीं और से, ठीक है। तो प्रीवियस बिट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब कि नेक्स्ट बिट की इन्फॉर्मेशन मिलती है बाय प्रीवियस बिट। सो अब डिफरेंशियल नाम से क्लियर हो रहा है, डिफरेंशियल यानी कि दो का हम डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रांसमीटर, ठीक है, दूसरा होता है अपन लोगों के पास रिसीवर। ट्रांसमीटर का अपना ब्लॉक डायग्राम बनता है, इसका अपना ब्लॉक डायग्राम बनता है। ट्रांसमीटर में क्या होता है, ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, जो आपके पास डाटा आ रहा है उसको सिग्नल में बदलना, ठीक है, उस डाटा को रिसीवर की ओर भेज देना। जो सिग्नल्स आ रहे हैं आपके पास, उस सिग्नल्स को आप रिसीवर में भेजना, और रिसीवर अब डिसाइड करेगा कि ये जो हमारे पास बिट्स आए हैं, 0 और 1 जो बिट्स आए हैं, ये अब रिसीवर उनको कंपेयर करेगा, यानी डिफरेंशिएट करेगा दोनों के बीच में से कि इसको लूँ या इसको लूँ, दोनों में से प्रीवियस कौन सा है और नेक्स्ट कौन सा है। तो रिसीवर का काम वो होता है। तो अभी तो DPS के नाम से क्लियर है, DPSK यानी कि डिफरेंस निकालना। तो रिसीवर क्या करता है, जब इसके पास सिग्नल्स आते हैं आपके, तो रिसीवर क्या करता है, उसका डिफरेंस निकालते हैं कि ये 0 बिट था कि 1 बिट था, ठीक है। तो ये बेसिक से इसका ही है जो कि है। अब हम देखते हैं ट्रांसमीटर के लिए किस तरह से मेरे पास ब्लॉक डायग्राम बनेगी। तो सबसे पहले आप क्लियर करवाती हूँ, यहाँ पे एक B होता है, इसको हम बोलते हैं बिट्स। इट कुड बी लाइक 0, इट कुड बी 1, इट कुड बी 1 0, क्योंकि 1 0 1 0 क्यों लिख रही, 2 3 4 क्यों लिख रही, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी डाटा समझता है, ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में होता है वो। अब ट्रांसमीटर में आपके पास क्या होता है, सबसे पहले आपके पास क्या आता है, ट्रांसमीटर का केस बता रही हूँ। यहाँ पे आपके पास होता है बाइनरी डाटा, उसके बाद आप पे यहाँ पे लगा होता है एक एनकोडर, ठीक है, यानी होता है वो बाइपोलर नॉन रिटर्निंग टू 0 एनकोडर। एनकोडर का क्या काम होता है, एनकोडर का काम होता है जो 0 और 1 आ रहा है ना आपके पास, समझना कि 0 आ रहा है तो वो कौन सा फेज़ है, 1 आ रहा है तो उसका कौन सा फेज़ है। बताती हूँ फेज़ का क्या मतलब होता है। देखो, ये जो DPS के सिस्टम होता है हमारे पास, एक चीज़ याद रखना, अगर आपके पास बिट जो है वो 1 आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो बच्चे फेज़ था, फेज़ आपके पास कौन सा था, इन फेज़, जो होता है 0 डिग्री, ठीक है। अगर आपके पास बिट आपको 0 मिल रहा है तो वह है आउट ऑफ फेज, जो कितना होता है 180 डिग्री, इस तरह से होता है, ठीक है।
सो अब ये बाइपोलर NRZ एनकोडर का क्या काम होता है, अगर आपके पास मान लो बाइनरी डाटा 0 आ रहा है तो बाइपोलर NRZ उसको इस फेज़ में बदल देगा। 0 आ रहा है आपके पास तो वो 180 डिग्री फेज़ में चेंज करेगा, अगर 1 आ रहा है तो उसको इन फेज़ में चेंज करेगा। ये बाइपोलर NRZ एनकोडर का काम होता है। NRZ का मतलब होता है नॉन रिटर्निंग टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे हम डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक एक्सॉर गेट लगता है बेसिकली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सॉर गेट लगता है, ठीक है। इस एक्सॉर गेट के बाद यहाँ पे हो रहा है डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग, यानी कि आपको प्रीवियस वैल्यू को देखना पड़ता है तभी आपकी नेक्स्ट वैल्यू लिखी जाती है, यानी कि प्रीवियस को देखेगा तो मतलब थोड़े टाइम के लिए आपकी वैल्यू क्या हो रही है, होल्ड पे रखी जा रही है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत आपका क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक और बॉक्स बनाते हैं, हम वहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे क्या होता है, डिले होता है, ठीक है। इस तरफ यानी कि प्रीवियस वैल्यू आपकी यहाँ पे होल्ड पे हो रही है, यानी कि जो आपकी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, जो आपकी प्रीवियस वैल्यू है वो होल्ड पे यहाँ पे रह रही है, ठीक है। ये आपके पास होल्ड पे रह रही है। फिर आपके पास एक इनपुट सिग्नल ये आ गया और एक इनपुट सिग्नल ये रहा, ठीक है। ये इधर से नहीं है, एक इनपुट सिग्नल, एक टर्मिनल ये हो गया इनपुट का, एक टर्मिनल ये हो गया आपके पास, और ये जाके यहाँ पे मिल रहा है इधर। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आती है B(t). और लास्ट में आपके पास आता है मॉडुलेटर। मॉडुलेटर का क्या काम होता है, मॉडुलेटर का काम एक तो मल्टीप्लिकेशन का भी होता है, दूसरा काम होता है इसका, एक तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा काम इसका होता है कि जो आपके पास जो डाटा आ रहा है बाइनरी डाटा, ठीक है, उसको अब वो सिग्नल्स में बदलेगा। तो एंड में आपके पास क्या होता है, TPS के सिग्नल्स आपके पास यहाँ पे आपने बना दिए, इस तरह से होता है, ठीक है, आप लोगों के पास ये, ठीक है। अब हम इसकी वो पढ़ते हैं, लाइक इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन किस तरह से होगी आपके पास, यहाँ पे आपको जो डाटा आता है बेसिकली वो S(t) की फॉर्म में आता है कि S(t) की कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, कितना आगे बिट स्ट्रीम क्या है, लाइक B(t) हमने यहाँ पे ले लिया B(t), साथ में आप लिखते हो यहाँ पे √2PS। ये √2PS बताता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल के बारे में। उसके बाद हम यहाँ पे एक ही लेंगे, यहाँ पे एक कॉस की बार लेंगे, cos ω0 या तो 2πf0 ले लो, क्योंकि ओमेगा का मतलब होता है, ओमेगा का मतलब होता है 2πf। अगर मैंने ω0 लिया है तो 2πf0 होगा, ठीक है। तो cos ω0, ये cos ω0 के t क्या होता है पूरा, ये आपका कैरियर सिग्नल होता है। कैरियर सिग्नल यानी कि जो यहाँ पे आपके पास जो सिग्नल्स आ रहे हैं बाइनरी डाटा के फॉर्म में, जो सिग्नल्स आ रहे, सॉरी ये नहीं, जो यहाँ पे आपको सिग्नल्स मिल रही है, यहाँ पे जो आपको सिग्नल मिला वो कॉस की फॉर्म में है, ठीक है। ये कैरियर सिग्नल है। ये कैरियर सिग्नल आपको बताता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, आपका फेज़ क्या है। तो फ्रिक्वेंसी फेज़ तो आपको यहाँ से मिल रही हैं चीज़ें, ठीक है। कैरियर सिग्नल ये होता है, ठीक है। ओमेगा फ्रिक्वेंसी होती है आपकी यहाँ पे। ये आपका B(t) जो बिट्स होते हैं 0 1 आ रहे हैं, ये आपका इनपुट सिग्नल होता है। ये आपका मॉड्यूलेशन के बारे में बताता है ये चीज़, ठीक है। तो आपके पास जो S(t) की वैल्यू आई, आपके पास बच्चों ये चीज़ आई, ठीक है। सो इतनी सी डेरिवेशन थी ट्रांसमीटर के बारे में। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। अगर आपके पास मान लो सिग्नल आ रहा है, पहले मैं क्लियर करवाती हूँ, अगर बिट 0 होगा तो वो होगा 180 डिग्री, और बिट अगर 1 होगा तो यानी कि सेम फेज़ होगा। सेम फेज़ को हम बोलते हैं 0 डिग्री से, ये है आउट ऑफ फेज़ है हमारे पास ये, ठीक है। ऑल राइट, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब मान लो तुम्हारे पास, तुम पेपर में तुमने लिखना है, तो आप मान लो 1 0 0 1 1 0 1 0 1, ये आपके पास सिग्नल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लेते हैं हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, मैंने अपनी मर्जी से लिया ये, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि लाइक मैं डबल वायर 0 ले, तो मैंने डबल 0 यहाँ पे कवर कर दिया, डबल 1 यहाँ पे कवर कर दिया, ठीक है। सो ये आपके पास क्या है, बेसिकली आपके पास B(t) है, ठीक है। इसको हम पता है किससे नोट करते हैं, इस चीज़ को हम TB बोलते हैं, TB, ठीक है, यानी कि डिले हो रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे, अब हम देखेंगे पूरा जो सिस्टम हो रहा है। अब थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे, ये हमने लॉजिक गेट लगाया ना यहाँ पे, इस गेट के वो ट्रुथ टेबल भी लिखे जाएंगे अभी, ठीक है। बताती हूँ ट्रुथ टेबल, बहुत आसान है ये। सो अभी हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, अब देखो इसको मैं ऐसे डॉटेड लाइन लगाती हूँ ऐसे करके, एक सेकेंड।
ताकि हमारा ग्राफ क्लियर आए। मेरे को याद नहीं रहा था कि मैंने ये थोड़ा टाइट टाइट लिख दी, वो लूज़ लूज़ करके यानी खुला खुला करके लिखना चाहिए था इसको। चलो ये मैंने लाइंस लगा दी क्योंकि यहाँ पे अब हम ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। तुम पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हो। ये देखो पूरे बराबर बराबर लिए। अब 1 का क्या मतलब है, यानी कि तुम्हारा ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग में है अभी इस टाइम, ठीक है। ये 1 आ गया आपके पास, इसको हम बोलेंगे डी ऑफ टी। नेक्स्ट होगा हमारे पास बी ऑफ टी माइनस ऑफ टी बी, यानी कि डिले हो रहा है। तो डिले को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया डिले को हम कैपिटल टी और स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है आपके पास, यहाँ पे होता है बी ऑफ टी। तो एज आई टोल्ड यू कि आपको प्रीवियस को देख के नेक्स्ट बिट बनानी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट बिट मतलब यही सारा प्रीवियस से नेक्स्ट बिट है, ठीक है। सो हमने 1 ऐसे, हम 1 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। 0 के लिए मैं 2 लगा दी मैंने, अब 1 आया तो ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। इस तरह से स्केच से बनाती हूँ, ठीक है। तो देखो स्केच से 1 के लिए मैंने ऊपर ग्राफ लिया, 0 2 0, ठीक है। एक और 0, एक और 0, एक और 1 है, अगेन 1 है, फिर 0 आ गया आपके पास, ये देखो। फिर देखो 1 चढ़ गया, फिर देखो 0 है, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया। इस तरह से आपको कंटिन्यू रहता है, राइट। तो डी ऑफ टी तो ये है। अब बी ऑफ टी माइनस टी बी क्या लिखूंगी, अब मेरे को क्या पता है प्रीवियस वैल्यू क्या है, मुझे नहीं पता, तो मैं उसमें क्रॉस लगा रही हूँ, ठीक है। अब हम बी ऑफ टी से शुरू करेंगे, यहाँ पे क्रॉस है तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि 0 होगा, ठीक है। मैंने समझ लिया कि 0 है, तो मैंने यहाँ पे भी इसको, ये चीटिंग करता है बेसिकली, इसका काम होता है प्रीवियस का चीटिंग करना, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस बिट की वजह से नेक्स्ट बिट डिसाइड होता है, ठीक है। तो प्रीवियस बिट कुछ नहीं था तो नेक्स्ट बिट क्या आ गया आपके पास, ये आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब 0 है एंड 0 है, अब 0 0 कितना होता है, अब मैं बताती हूँ आपको ट्रुथ टेबल। अब आती है मेन चीज़, क्या आती है यहाँ पे, आपका डी ऑफ टी, ठीक है। और ये क्या है, बी ऑफ टी माइनस टी बी। तो नेक्स्ट बिट आता है आपके पास बी ऑफ टी। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, इनकी वैल्यू क्या होती है, इनकी वैल्यू होती है आपके पास 0 1 1 0। ये आपका ट्रुथ टेबल है बेसिकली, क्या आपका पास ट्रुथ टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो मैंने अभी इसको नहीं मानूंगी, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसको मैंने डायरेक्ट 0 कर दिया, ठीक है। इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे उतार दिया। अब 0 0 कितना होता है, 0 0 0, तो कितना आ गया, 0 आ गया हमारे पास। देखो ये क्रॉस लगा था, अब कुछ भी नहीं है तो इसको कॉपी करके नेक्स्ट बिट आएगी ये वाली, नेक्स्ट बिट को चीटिंग करी इसने, ये आ गया। अब 0 0 कितना होता है, 0, तो ये आ गया 0। अब ये वाली चीटिंग हुई यहाँ पे इस तरह से, अब 0 0 कितना होता है, 0। अब ये वाली चीटिंग हुई, आगे जाके देखो ये चीटिंग हो गई यहाँ पे। अब आगे 1 एंड 0, तो 1 एंड 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हमने अब ये बढ़ा देना है, ये देखो ये 1 कर दिया, अब ये 1 हो गया, अब इसकी चीटिंग हो जाएगी यहाँ पे इस तरह से। अब 1 एंड 1 कितना होता है, 0, अब ये नीचे हो जाएगा। अब इसकी चीटिंग इसने भी कर दी, ये भी नीचे हो गया। अब यहाँ पे 0 एंड 0 कितना होता है, 0, तो ठीक है ये भी 0 रहा। अब इसकी चीटिंग अगेन होगी, देखो चीटिंग हो रही सारी, अब चीटिंग ये फिर से चीटिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे 1 एंड 0 कितना होता है, 1 हो गया, तो मतलब ये चढ़ गया। अब इसकी चीटिंग इसने फिर से कर ली, ये देखो फिर से चढ़ गया। अब 0 एंड 1 कितना होता है, 0 एंड 1 होता है 1, तो ये फिर से ऐसे रहा। अब इसकी अगेन इसने चीटिंग कर ली इस तरह से। अब यहाँ पे 1 एंड 1 कितना होता है, 0, ये नीचे हो गया, ठीक है। अब इसकी फिर से चीटिंग कर दी, ये भी नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब 0 एंड 0 कितना होता है, 0, तो ये इस तरह से रहा, तो इसकी चीटिंग फिर से इस तरह से ऐसे। तो सिग्नल आपका इस तरह से बनता है, यानी कि ये क्या करता है, चीट करता है। किसको चीट करता है, यहाँ से चीटिंग होती है इसकी, ठीक है। पहले ये लिखा जाता है फिर ये बनता है इसके बाद से। तो आप इस तरह से आप अपना सिग्नल ड्रॉ कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिसीवर के बारे में, ओके। और रिसीवर के बारे में जानते हैं, रिसीवर में क्या होता है आपके पास। सो देखो रिसीवर का हम ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं पहले। तो
और ये मेरी बात याद रखना आपको कि अगर आपके पास 0 डिग्री और 0 डिग्री आ रहा है, यानी कि आपके पास बिट 1 ही आएगा, ठीक है। अगर 180 एंड 0 आ रहा है तो 0 बिट आएगा, ठीक है, याद रखना। अगर आपके पास 180 आता है तो 1 बिट आएगा, और 0 और 180 आएगा तो आपके पास 0 बिट आएगा, यानी कि सेम सेम का 1 बिट, डिफरेंट डिफरेंट का 0 बिट, ये भी समझ लेना आप, ठीक है। अगर आपने इसके अकॉर्डिंग समझना है तो देख लेना, ठीक है। सेम सेम का वही बिट आएगा, डिफरेंट डिफरेंट का। चलो ठीक है, वैसे ये समझाने के लिए था, इतना इसको नहीं याद रखना तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये ट्रुथ टेबल समझो, ठीक है। और ये समझो कि 0 का मतलब 180 डिग्री, और 1 बिट 1 का मतलब 0 डिग्री, ठीक है। अब हम रिसीवर की बात करते हैं। अब रिसीवर में क्या होगा, आपके पास ये सिग्नल्स आएंगे। सिग्नल्स कहाँ से, इसका नाम दिया हमने S(t). तो S(t) नाम का सिग्नल आ रहा है आपके पास, कौन सा आ रहा है, कॉस की फॉर्म में आ रहा है। S(t) नाम का सिग्नल आ रहा है आपके पास, वो कहाँ जा रहा है, पहले हमारे पास मल्टीप्लायर था, अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे डी मॉडुलेटर, सॉरी पहले मॉडुलेटर था, अब डी मॉडुलेटर होगा। अब सिग्नल को वो डाटा में बदलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हमारे पास 1 बिट डिले होगा अब, ठीक है। 1 बिट डिले कितना होगा, वो TB के बराबर होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आगे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा होगा, लो पास फिल्टर लगा होगा, लो पास फिल्टर सिर्फ लो फ्रिक्वेंसीज को ही अलाउ करेगा, हाई फ्रिक्वेंसीज को वो काट देगा। और यहीं पे आपके पास एक याद रखना, लो पास फिल्टर का जब हम कंसेप्ट करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होती है, बताऊँगी आगे कहाँ काम आ रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी यूज़ होती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है लो पास फिल्टर के बाद से मल्टीप्लायर ले लो आप यहाँ पे, या इंटीग्रेटर, चलो वो हम आगे देखते हैं यहाँ पे हमने क्या बनाना है, ठीक है। क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या बनाना है, सॉल्व करते करते चल जाएगा पता कि लो पास फिल्टर के बाद हम यहाँ पे क्या बनाते हैं। बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग या तो इंटीग्रेटर हो, ऑलराइट। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, एक इंटीग्रेटर होगा, इंटीग्रेटर, और इंटीग्रेटर के बाद शायद एडर तो नहीं होगा, इंटीग्रेटर के बाद आपके पास आपका सिग्नल मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगी। देखते हैं अभी, लाइक इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो हमारे पास सिग्नल आपके पास ये है, याद रखना। अब रिसीवर में क्या होता है, रिसीवर क्या करता है, रिसीवर का काम होता है ये 1 एंड 0 जो आ रहे हैं, ये जो आपको सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। अब ये रिसीवर कंपेयर करेगा कि प्रीवियस वाला कौन सा था, ठीक है। रिसीवर विल डिफरेंशियल नाम है, डिफरेंशिएट बिटवीन टू सिग्नल्स whether it is differentiate whether it is previous one or next one, previous one और नेक्स्ट वन, तुम कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो मतलब रिसीवर का काम होता है, रिसीवर चेक करता है कि इन दोनों में से कौन सा आ रहा है हमारे पास, प्रीवियस वाला कौन सा है, ठीक है। अब रिसीवर में क्या होता है, फेज चेंज होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे हमने S(t) कैसे लिखा, हमने S(t) लिखा है आपके पास √2PS, यहाँ पे B(t) √2PS, साथ में लिखा है cos ω0 बट यहाँ पे साथ में थीटा लगा देते हैं इस तरह से। रिसीवर के केस में ये थीटा हमें फेज़ एंगल के बारे में बताता है। तो रिसीवर में कोई सा भी तुम रिसीवर कर लो, थीटा तुम्हारे पास लगेगा। तुम चाहे अब BPSK करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी थीटा लगता है रिसीवर के केस में, ठीक है। QPSK लगा, QPSK कर लो, QASK, चलो वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन BPSK में यहाँ पे थीटा लगता है, रिसीवर में तो लगता है क्योंकि फेज़ बताता है, यहाँ पे फेज़ चेंज होता है, ठीक है। अब हमने ये लिख दी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे देखो डी मॉडुलेटर है। डी मॉडुलेटर का काम होता है मल्टीप्लिकेशन करना। तो अब मल्टीप्लिकेशन क्या होगी हमारे पास, सोचने की बात है। और यहाँ पे 1 बिट डिले, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ से होगी, कुछ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो 1 बिट डिले को पता कैसे लिखते हैं, हमने तो यहाँ पे S(t) की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे होगी S(t - TB) इज इक्वल्स टू B(t - TB)
2PS cos ओमेगा नॉट टी माइनस टी बी इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे डी मॉडुलेटर है, ठीक है। एस ऑफ टी को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बताती हूँ मैंने चीज़ क्या लिखी आगे जाके। बाय 1 बिट डिले टीवी की वजह से हमारे पास एस ऑफ टी माइनस टी बी बन जाएगा। टी बी लग जाएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे बी ऑफ टी है तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑफ टी माइनस टी बी √2PS कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी माइनस टी बी प्लस थीटा। इस तरह से होगा हमारे पास, ठीक है। अब डी मॉडुलेटर का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना। डी मॉडुलेटर का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। सो ये 1 है, ये 2 है, कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 1 एंड 2 यानी कि एस ऑफ टी इंटू एस ऑफ टी माइनस टी बी। किसकी वजह से? डी मॉडुलेटर के चक्कर में हमें ये मल्टीप्लाई करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इक्वेशन, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये लिखा, इसको मैंने ज़्यादा सॉल्व कर दिया, इस क्वेश्चन पे ध्यान मत देना। हमने जस्ट मल्टीप्लाई करा, हमने ये चीज़ लिख दी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके। एक्चुअली मैं इसको ज़्यादा सॉल्व कर रही थी, ठीक है, ये नहीं करना है आपने। सो एस ऑफ टी और एस ऑफ टी माइनस टी वी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये टर्म आती है। हम यहाँ पे देखते हैं ये कॉस ए बन रहा है और ये कॉस बी बन रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि लो पास फिल्टर में एक आइडेंटिटी लगती है आपके पास। वो आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास? अगर आपके पास कॉस ए इंटू कॉस बी आता है तो उसका मतलब होता है 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। हम यहाँ पे वो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख रही हूँ। यहाँ पे इक्वेशन क्या आ रही है मेरे पास? एस ऑफ टी इंटू एस ऑफ टी माइनस टी बी। जो हमारे पास बनता है वो क्या बनता है? वो होता है यहाँ पे बी ऑफ टी माइनस टी बी 2PS, क्योंकि √2PS इंटू √2PS ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको आइडेंटिटी बन रही है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम लिख देते हैं क्या बन रहा है, कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी माइनस टी बी प्लस थीटा। बड़ा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आइडेंटिटी लगा रहे हैं। क्या आइडेंटिटी है हमारे पास? आइडेंटिटी है जी कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, जो कि होता है हाफ ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब आइडेंटिटी, पहले आइडेंटिटी वाला सॉल्व करते हैं, इनको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी, तो कॉस ऑफ ए को कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी माइनस टी बी प्लस थीटा। अब पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो रहा है हमारे पास कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। ऑन सॉल्विंग। सो कितना बन रहा है हमारे पास ये? अगर हम जनरल इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना बन रहा है? कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस ओमेगा नॉट टी बी प्लस कॉस थीटा। ऑब्वियसली यही आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, हम कॉस ऑफ ए माइनस बी, हमने ए माइनस बी करना है, राइट। तो ए ये रहा और बी ये रहा, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉस हेयर वी कैन राइट इट ए माइनस बी। सो ए माइनस बी यहाँ पे इस तरह से होगा आपके पास ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा माइनस ऑफ ओमेगा नॉट टी माइनस ओमेगा नॉट टी बी प्लस थीटा। सो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, तो ये प्लस का होगा, ठीक है। तो यानी कि ओमेगा नॉट टी बी प्लस 2 थीटा आ रहा है हमारे पास। कहाँ से सॉल्व हो रहा है? ए माइनस बी बन रहा है, ये कॉस ऑफ ए माइनस बी बन रहा है हमारे पास। अब ए प्लस बी कितना होगा हमारे पास? तो कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कर दो, अब ये ए है और प्लस बी कर दो, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए
प्लस बी। सो ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा प्लस ओमेगा नॉट टी माइनस ओमेगा नॉट टी बी प्लस थीटा। सो यहाँ पर 2 ओमेगा नॉट और 2 थीटा और माइनस ऑफ ओमेगा नॉट टी बी। सो 2 ओमेगा नॉट टी प्लस 2 थीटा माइनस ओमेगा नॉट टी बी। अब ये हाई फ्रिक्वेंसी टर्म आ रही है। कौन सी टर्म है ये हाई फ्रिक्वेंसी टर्म है। बट हमने तो बोला है कि लो पास फिल्टर में हाई फ्रिक्वेंसी टर्म रखते नहीं, हम तो छोटी वाली टर्म रखेंगे। तो ये वाली टर्म को हम नहीं रखेंगे, सिर्फ यही चीज़ लेंगे हम यहाँ पे। सो हमारे पास जो बनती है बात कॉस ऑफ ए माइनस बी की, टोटल बस यही बनती है कॉस ऑफ ये ओमेगा नॉट टी बी करके। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बनती है यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे माइनस, तो ये भी माइनस का था थीटा, इससे ये भी कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास क्या बनता है कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी बी। क्या बनता है कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी बी। यहाँ पे प्लस माइनस थोड़ी गलती आती है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आती है लो पास फिल्टर के लिए। तो इसको हम तो रखते नहीं हैं अपने पास। ठीक है, हम सिर्फ इसी वैल्यू को रखते हैं। सो अब आप क्या करेंगे, आपके पास जो आउटपुट आ रही है बेसिकली वो क्या आ रही है लो पास फिल्टर के बाद आपके पास जो ये बी ऑफ टी, टी बी और पी एस आपने यहाँ पे लिखना है। सॉल्व करके आपके पास क्या बचता है बच्चे, आपके पास ये टर्म बचती है। तो आपने अब लिखना है यहाँ पे फाइनल टर्म जो बच रही है बी ऑफ टी, इस तरह से बी ऑफ टी माइनस टी बी, और साथ में आपके पास 2PS भी था। और जो अभी हमने सॉल्व करा कॉस ऑफ ए प्लस बी भी हमें लो टर्म मिल गई। ठीक है, तो कितनी थी कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी बी, ये टर्म। ठीक है, अब ये टर्म आपकी फाइनल बन जाती है। अब इसमें से ये करते हैं, जो कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी बी जो है ये कांस्टेंट है। सो ये स्केलिंग फैक्टर से चला गया। तो आपके पास जो आउटपुट बचती है, जो आउटपुट बेसिक जो आउटपुट होती है वो कितनी बचती है आपके पास बी ऑफ टी इंटू बी ऑफ टी माइनस टी बी इंटू कॉन्स्टेंट। ये थोड़ा पेज में लिखन जा रहा है, वो थोड़ा ऊंचा है नहीं तो ये। ठीक है, तो फीका फीका लग रहा है आपको, दिख रहा है। तो ये आउटपुट बनती है। तो मैंने लास्ट टाइम पीछे आपको इंटीग्रेटर लिखवाया था। तो यहाँ पे इंटीग्रेटर की नीड नहीं होती है। ठीक है, लो पास फिल्टर के बाद डायरेक्ट आपके पास आउटपुट ये इस तरह से निकल जाती है। ठीक है, तो आप याद रखना कि बी ऑफ टी ये आपके पास न्यू बिट है, ये प्रीवियस बिट है, आपकी आउटपुट आ गई। यानी कि प्रीवियस और न्यू बिट ही आपस यहाँ पे आपके पास मेन होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर DPSK। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।